यही पहला क्वेश्चन बताए थे। यहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहला क्वेश्चन। इसके कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर, इसके कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। इसके कारण यहाँ फील्ड पॉजिटिव है, लेकिन इसके कारण यहाँ फील्ड निगेटिव, कैंसिल हो गया, मिड पॉइंट पर जीरो। आपको जो पढ़ाते हैं कम से कम वो तो याद रखिए, तब ना आगे हम समझा सकते हैं। फिर तो हम बैक गियर में चल जाते हैं, इसलिए आगे समझाने के फिर मन नहीं करता है। जब हम पीछे पहुंच जाएंगे तो कुछ ही आगे हम यहाँ पर कुछ और सिखाना चाहते थे, लेकिन आपको जो बताया हुआ है वही गलती कर देते हैं, तो क्या आगे हम सिखाएं। हाँ, ये दोनों पॉइंट चार्ज के कारण इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगा कि नहीं? होगा। होगा, मिड पॉइंट पर हो। और ये भी सिखाए थे कि अगर चार्ज इक्वल नहीं रहेगा तब भी जीरो हो, तब वो पॉइंट होगा बड़ा चार्ज से दूर, छोटा चार्ज के पास। ये गाना गाए, कुछ याद आता है? ये सब गाना जो गाते हैं ये सब इसलिए गाते हैं कि आपको याद आए, क्योंकि सब कुछ भूल जाता है आदमी, लेकिन ये सब जो फिजिक्स से हट करके जो बात होता है ना, वो बड़ी दिन तक याद रहता है। न जाने क्या है, कुछ ऐसा कहानी सुना दीजिए बीच में तो बड़ी याद रहता है। तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। अगर ये Q1 और ये Q2 रहे तब भी बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मिड में नहीं, तब वो पॉइंट मिलेगा। अगर ये बड़ा चार्ज है तो थोड़ा इधर मिलेगा, और ये बड़ा चार्ज है तो थोड़ा इधर मिलेगा, ये भी बताया हुआ। पूरा वीडियो रिवीजन कीजिए, क्या करते हैं समझ में। अभी पहला ही थोड़े सा पढ़ाए हैं तो ये हाल है, ज्यादा तो पढ़ाए नहीं। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए बस। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले क्लास में हो गया, दो चीज हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो क्वेश्चन अभी जो पूछे ये बताया हुआ था। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन मेरा ये है कि ये दोनों चार्ज के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। नहीं होगा सर। नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भला जीरो कैसे हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसमें डायरेक्शन नहीं है। बड़ी मजेदार चीज है, क्या है ना। पोटेंशियल, ही दोनों के पोटेंशियल को जीरो होने के लिए अगर बहुत सारा पॉइंट चार्ज है तो उसमें कम से कम एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना ही चाहिए। सब पॉजिटिव रहेगा तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो सबके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भला जीरो कैसे होगा? देखिए, ये सब हम आपको, और इसी को कहते हैं क्या कर रहे हैं, हम आपके ब्रेन को साफ कर रहे हैं, दिमाग को फैला रहे हैं। लेकिन वो उसी को फैलेगा, उसी को बढ़ेगा जो पहले आप याद रखिए, जो पढ़ा दिए तब उसमें हम आपको ढेर सारा क्रॉस क्वेश्चन करके आपको दिमाग को और ब्रॉड कर देंगे, बढ़ा देंगे। पहले वाला भुलाए रखिएगा, पहले जब बेसिक बताए हैं तो फिर कैसे हम बढ़ा पाएंगे आपके दिमाग। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकता है।
क्योंकि वो वेक्टर एक के कारण अगर राइट हो गया, दूसरे कारण किसी पॉइंट पर लेफ्ट हो गया, वहां कैंसिल होके जीरो मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कभी जीरो नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाए। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो कैसे होगा? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आपके दिमाग को टेस्ट किया जा रहा है। अभी कुछ नया नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, चाकू में जंग लग जाता है तो थोड़ा सा रगड़ के एकदम पजा रहे उसको हैं। हार, हाँ पजा रहे हैं, तेज कर रहे हैं। हाँ, वही सब चीज जो पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा शार्प कर रहे हैं। तो बात समझिए, ये सब कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ये सब पढ़ाया हुआ, चेक कर लें। पोटेंशियल स्केलर है, ये बात केवल इस चैप्टर की नहीं है, पूरे फिजिक्स की बात है। जो स्केलर होता है ना, बर्कडन 11th में पढ़े, पॉजिटिव बर्कडन, कभी आंसर निगेटिव भी आता है। एफ आर कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बर्कडन का, एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं आप। अगर ये थीटा 120 डिग्री हो गया तो निगेटिव आ गया, निगेटिव अगर आ गया तो उसको छोड़ते नहीं थे, लेकिन जो वेक्टर रहता है उसमें माइनस हम आ भी गया तो नहीं लेते हैं, वो माइनस लेते हैं डायरेक्शन। उसमें वेक्टर का एडिक्शन जो होता है सीधा डायरेक्शन के हिसाब से, इसीलिए हम आपको ये बात बता दिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है उसके फॉर्मूला में माइनस साइन आए तो लेना नहीं। तो कितना सर कभी माइनस नहीं हो, नए होगा अभी थोड़े बोले, फॉर्मूला में माइनस साइन आए तो लेना नहीं। हम बोलेंगे कुछ, सुनेगा कुछ और। डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस लेना। अगर तू पॉजिटिव डायरेक्शन राइट की तरफ माना है तो निगेटिव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो निगेटिव लिखाएगा। चार्ज उसमें निगेटिव पॉजिटिव वो सब नहीं लेना है। अच्छा ये बात। और जो स्केलर है उसके फॉर्मूला में अगर माइनस यहाँ आ गया, माइनस क्यों चाहते हैं, माइनस लिखना है, नहीं तो गलत है, छोड़ना नहीं। हाँ देखिए, इसे इस सब बात फिर पूछेंगे कभी, हम फिर पूछेंगे, हाँ फिर पजाएंगे आप, थोड़ा दिन के बाद जंग खा जाता है और आप खुद रिवीजन करते रहिएगा तो जंग नहीं लगेगा और तेज हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। तो हम लोग हाँ ये बात बताइए कि ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं? यस सर। यस ये सर। फॉर्मूला, हाँ अच्छा पिछले क्लास में, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं? हाँ ये भी यस सर। पिछले क्लास में, हाँ इसी को लिखे थे कैलकुलस के स्टाइल में। यही फॉर्मूला जो पढ़े थे ना, इसको स्मॉल चेंज के लिए डी भी और राइट साइड में डी यू बाई क्यू नॉट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी एसआई यूनिट इसका जूल पर कूलम, इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अब देखिए ये दोनों पॉइंट चार्ज के कारण हम पोटेंशियल भी पढ़ लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों जब फील्ड के अंदर, फील्ड कोई फील्ड है, बुक में सिर्फ फिगर वगैरह दिया, हम समझाने के लिए लिख देते हैं, बस लिख दिया कि फील्ड है तो बस फील्ड कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा अगल बगल में,
उसी का तो फील्ड होगा। हम दिखा दिखा कर समझाते हैं, ये बात अलग है, लिखना ये सब जरूरी नहीं। लैंग्वेज में लिख दिया फील्ड है तो फील्ड है, कोई अगल बगल में चार्ज होगा, उसका चारों तरफ कुछ दूर तक फील्ड है। फील्ड मतलब जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, बस। ये भी छोटी सी बात है। अब मान लीजिए फील्ड के अंदर यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर किए, यहाँ पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, ठीक है, इस पॉइंट पी पर। क्योंकि हम जान चुके हैं कि फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर दो चीज डिफाइंड होता है, भी और ई। और हम ये भी जानते हैं कि एक आध दो को डिफिनेशन याद भी होगा, सबको तो नहीं याद होगा, सभी पढ़ेगा तो नहीं याद। अगर आपको यहाँ ई पता करना है, ई यहाँ पर कुछ चार्ज ला के रखिए, उस पर ये फोर्स लगाएगा, उसको 4 से डिवाइड। ये डिफिनेशन ई का जो है कितना बार बोले होंगे? लगता 30 से ऊपर हो गया होगा, 25-30 से ऊपर। क्यों इतना बार बोल देते हैं हम? बहुत छोटा है इसलिए सर, लंबा रहेगा तो थोड़ा बोलिए। हाँ, लेकिन इतना छोटा सा डिफिनेशन समझने में स्टूडेंट को बड़ी टाइम लग जाता है। ई किसे कहते हैं? और हम 30 हर डेली 5 बार बोल देते हैं। अभी किसको कहते हैं? वो भी एक लाइन का है। आई भुलाया तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आगे बहुत सारा जो टॉपिक है, बहुत समय दिक्कत हो। बेसिक टॉपिक है ई और भी, बार बार यूज आते रहे। ये नहीं कि केवल ये चैप्टर पढ़े काम खत्म हो गया, नहीं। अगले आगे वाले चैप्टर्स में इसका मॉडर्न फिजिक्स तक यूज आते रहे। ये दोनों का डिफिनेशन 2 लाइन भुलाइएगा मत, पूरे दिल से याद रखिएगा, समझते हुए याद रखिए। भी का डिफिनेशन भुला गए? चार्ज यहाँ लाके रखिए, थोड़ा सा टेस्ट चार्ज, उसका इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको 4 से डिवाइड। हाँ, भी का 3 तरीके से डिफिनेशन है। या कोई चार्ज को धीरे धीरे यहाँ लाइए, जितना काम आपको करना पड़ा, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। या कोई चार्ज को यहाँ लाइए, इस ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, उसके द्वारा जो वर्क डन करना पड़ा वो निकालिए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई। भी का डिफिनेशन 3 तरीके से है, लेकिन कोई हम एक तरीका भी लिख देंगे तो काफी है, तीनों बोलना जरूरी नहीं। आई का डिफिनेशन एक ही। 1 कूलम नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। 1 कूलम यहाँ लाके रख दिए, जितना फोर्स लगा वो ई है। 1 कूलम को यहाँ तक लाने में जो हमको काम करना पड़ेगा धीरे धीरे, वो भी है। इतना भी कोई बोल देता है ना तो कहते हैं अरे वाह बहुत पढ़ता है। इतना भी नहीं बोल पाता है जिसको हम 40 बार डिफिनेशन बोल चुके हैं। अब बोलिए, अब इसमें मेरी क्या गलती? कहता कहता सर रिपीट, हम तो रिपीट से इतना बार करेंगे कि तुम्हारा कान एक आध दो की हालत खराब हो जाएगा सुनते सुनते, फिर भी भूल आ जाएगा 4 महीना के बाद। हाँ, तो जब एक ही पॉइंट पर भी और ई दोनों डिफाइन हुआ है, भी निकल सकता है, ई भी प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं। 1 कूलम को धीरे धीरे यहाँ लाएंगे, जितना काम करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, उसी को भी कहेंगे। 1 कूलम चार्ज लाके यहाँ रखेंगे, जितना फोर्स लगेगा उसको ई कहेंगे। तो अब ये दोनों में जरूर कोई न कोई रिश्ता नाता हो, क्योंकि एक ही पॉइंट पर फील्ड के अंदर अगर भी डिफाइंड हो रहा है और ई भी डिफाइंड हो रहा है, तो जरूर दोनों में कोई रिश्ता नाता तो होना ही चाहिए। अब ये रिश्ता नाता क्या होगा दोनों के बीच, ये आप मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक यहाँ क्यू नॉट चार्ज रख दिए, बताइए इस पर फोर्स कितना लगेगा? पी पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, उस पॉइंट पी पर हम क्यू नॉट चार्ज रख दिए, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? क्यू नॉट ई।
हाँ, सबको बोलना चाहिए। ई का मतलब 1 कूलम रखेंगे तो ई फोर्स लगेगा, क्यू नॉट रखेंगे तो क्यू नॉट ई, एकदम सही। ई फोर्स की जिधर किधर लगेगा तो जहां जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान ले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस किए, कितना डी आर थीटा एंगल है मान लीजिए, इस चार्ज को इधर ले गए, फोर्स इधर लग रहा है, ले गए इधर। क्या जिधर फोर्स लग रहा है उधर नहीं ले जा सकते हैं सर? हम कहे हाँ ले जा सकते। उसके अपोजिट, हम क्या अपोजिट भी पकड़ के ले जाना, ले जा, जिधर मर्जी उधर ले जा। तो आप इधर कोई थीटा एंगल पर क्यों ले गए? जनरल फार्मूला बताने के लिए, बाद में केस कर देंगे, केस कर दीजिएगा। अरे वही केस नहीं होता है, केस 1, केस 2, केस 3। थीटा 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा 180 डिग्री। अच्छा अच्छा, वो केस हम तो कुछ और समझ गए थे। तो थीटा ये देखिए, ये थीटा जो है, अच्छा ये कितना ये सोचता है कि सर फोर्स लग रहा है इधर, आई चलेगा इधर, एक आगो ऐसे सोचता है। हमके कि वाह क्या हुआ सर, ऐसे जो सोचा ने बड़ा गड़बड़ तुम सोच लिया। क्यों सर? क्योंकि ऐसे में तुमको पूरा 11th खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स लगे क्या उधर डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा तो 11th का कोई चैप्टर तुम उठा लो, वर्क एनर्जी पावे उठा लो, अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा तो सीधे एफ इंटू एस रहेगा फॉर्मूला में, कॉस थीटा का लगाता। हाँ, सोचने वाली बात। चलो वर्क एनर्जी पावर छोड़ दो, काइनेमेटिक्स उठा लो, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर इसमें पार्टिकल पर फोर्स हमेशा mg इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पहुंचा तो फोर्स इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पहुंचा तो फोर्स इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर। सर्कुलर मोशन पढ़ लो तो उसमें फोर्स सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा 0 होता है। बता कौन चैप्टर तुमकी बात करता है? हर चैप्टर में ये बात का जरूरत है कि जिधर फोर्स लगता है उधर डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ हो भी सकता है, हम इस पेन को ऊपर फेंक दें, फोर्स नीचे लग रहा है, mg जा रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है लौट के, तब ठीक है, सेम हो गया। हॉरिजॉन्टली फेंक दें तो mg और फोर्स के बीच का एंगल कुछ अलग हो जाए। नहीं एकाग्र सोचता है, बाकी सब तो ठीक है रहता है, एकाग्र सोच लो। सोचे माने कि घर में कुछ नहीं सोचता है, यहीं आकर के कुछ सोचता है। एकाग्र ऐसा स्टूडेंट है, यहीं आके घर में बैठ के कुछ सोचे तब तो दिमाग में कंफ्यूजन, ऐसा ऐसा बुरा बुरा ख्याल तो कभी आएगा ही नहीं कि जिधर फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट उधर होना गारंटी है, हैं? एक एग्जाम्पल है, पूरा 11th में एग्जाम्पल का भंडार। अच्छा ठीक है, तो इस पर फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट मान ले इधर किए, ये इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डी आर इज ए वेरी स्मॉल। वो फिगर को साफ बनाने के लिए इतना दिखा देते हैं। तो ये वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यही इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, या इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। FDR। ये सब का आंसर आप बता दीजिए, इस सब जो मेडिकल है आप आंसर बताइएगा तो आपको फायदा भी होगा, पिछले सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है। मतलब ये तो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, सब अभी हम ही से पूछ रहे हैं तो नया कुछ, हाँ तो नहीं पढ़ा रहे हैं नया। डेरिवेशन में नया कुछ नहीं होता, डिफिनेशन नया होता है। और इसमें दो ही डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम बार बार पढ़ाते रहते हैं। 30-40 बार पढ़ा दिए, अभी आप 30-40 बार और पढ़ाएंगे। मतलब अभी 30-40 बार और बोलिएगा, अरे तो मेरा तो आदत है, जब जरूरत आएगा बोलबे करें। आई एक लाइन का चीज है ना, आधा मिनट में अंदर में बोला जाता है, तो बोलने में क्या दिक्कत है?
तो यह वर्क डन क्या होगा इस डिस्प्लेसमेंट में, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है एफ डॉट डी। अब फोर्स यहां लग रहा है कितना, क्यू नॉट ई, तो क्यू नॉट ई डॉट डी आर। अच्छा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इसको कैलकुलस के स्टाइल में लिखें तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू, यार डी डब्ल्यू इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट यहां से यहां आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा चेंज हुआ। कितना से चेंज हुआ, फार्मूला पढ़े हुए, यही यही इसी को, यही फार्मूला को कैलकुलस के स्टाइल में ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन निकाले हुए हैं। अच्छा, अब जब यहां से यहां गए डी आर से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब हमको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डीवी। अरे वाह, डीवी का फॉर्मूला पढ़े, हाँ सर पिछले क्लास में, क्या यही पढ़े, हाँ यही पढ़े। तो डीवी का आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, हम ही कर दें, नहीं नहीं हम भी कर सकते हैं, तो ठीक है, तो कितना आएगा, तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। लो रिलेशन तैयार हो गया, हाँ हो गया। तो इसमें तो कुछ नया चीज नहीं आया, जो आप पहले से पढ़ाए हुए हैं वही सब है। डेरिवेशन में हमेशा कभी भी नया चीज नहीं आता, उसी का नाम डेरिवेशन होता है। अगर कुछ नया चीज आ गया तो समझो वो कुछ लॉ है या डिफिनेशन है। डेरिवेशन प्योर वही होता है जो जिसमें कुछ नया चीज नहीं आए, पहले जो हम लॉ और डिफिनेशन पढ़ चुके हैं उसी से डिराइव हो जाए। अच्छा, इसी को डेरिवेशन कहते हैं। जो कि स्टूडेंट खुद भी कर सकता है अगर मन लगा के रिवीजन करते रहता है तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर डिराइव होगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कितना बार यूज होगा आगे गिनती उसका नहीं, बहुत सारा न्यूमेरिकल में, थ्योरी में बहुत यूज। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, डीवी बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, where theta is the angle between E and dr। अब केस कर दीजिए, स्पेशल केसेस, ऐसा भी तो हो सकता है कि थीटा 0 हो जाए। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट क्यू नॉट को हम उधर ही करें जिधर फोर्स लग रहा है तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में डीवी बराबर माइनस ई डी आर कॉस 0 1 होता है, तो डीवी इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डी आर। अब जरा इसको सोचो, क्या सोचे सर, क्या सोचे, ये निगेटिव आया, इसका क्या मतलब होगा बोलो। डीवी का वैल्यू निगेटिव आया, उसका कोई मीनिंग होगा या ना हो, ऐसी आया होगा। डीवी का मतलब क्या होता है, डीवी मतलब सर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, बहुत अच्छा। और चेंज का मतलब क्या होता है सर, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे बहुत पढ़ा लिखा है। तो देखो इसको, ये फाइनल माइनस इनिशियल माने वी एफ माइनस वी आई है। हाँ हाँ सर, उसी को छोटा सा अगर चेंज होता है ना तो कैलकुलस में डीवी लिखते हैं। वाह, एकदम समझदार, एकदम समझ, उसी को डीवी लिखते हैं। ठीक, तो अब जरा ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यह हुआ ये निगेटिव आया वैल्यू, इसका मतलब ये छोटा है। ये छोटा है, ये छोटा माइनस बड़ा करेंगे तभी तो निगेटिव आएगा। हाँ, इसका मतलब कि हम जा रहे हैं किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, थीटा 0। उधर जाने पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इधर अगर हम जाएं तो इधर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
घटेगा। माने ये दोनों पे पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा बोल। मान ले यहाँ वी आई है, वी एफ है, सर यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला से क्लियर है कि वी एफ माइनस वी आई निगेटिव आया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाइएगा तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक उसी तरह से अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तब तो डीवी बराबर ई डी आर आ जाए, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। इसको तो बोलना भी जरूरी नहीं था, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है तो अपोजिट जाने पर तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, और अगर थीटा 90 डिग्री होता तो डीवी बराबर माइनस ई डी आर कॉस 90 जीरो, डीवी जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब फाइनल बराबर इनिशियल, मतलब पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, तो तीन बात याद रखना, तो तीनों स्पेशल केस कौन कौन बात सर? फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, और फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये हम जो फॉर्मूला अभी डिराइव किए उससे ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही तो पोटेंशियल कर। और ये बात जो हम अभी बोल रहे हैं ना, तीनों बात, ये कुछ नया नहीं है, मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। कैसे सर बताइए? इलेक्ट्रिक कहाँ पढ़ना था? नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ना था, लेकिन देखो ना बताते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड है, यहाँ पर जिधर यहाँ मास रख देंगे तो फोर्स उस पर नीचे लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर नीचे जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, मतलब पोटेंशियल घटेगा। ऊपर जाइएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। और परपेंडिकुलर जाइएगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। यही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दोनों बहुत सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल। क्वेश्चन एक है, देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायग्राम कैसा होता है बताए थे? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। अगर जैसे ऐसे रहेगा, इक्विडिस्टेंट भी है, हर दो के बीच का सेपरेशन सेम, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? नो सर, पैरेलल नहीं है। नहीं, नहीं करता है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ठीक है, सेपरेशन सेम है, तो हर जगह मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम हो, ये बात ठीक है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर इधर, तो यहाँ इधर टेंजेंट क्लोम, डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायग्राम नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 11th में पढ़। कोई भी वेक्टर यूनिफॉर्म का मतलब तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हर जगह सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड सेम होने के मतलब है कि हर दो लगातार लाइन के बीच का सेपरेशन सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन सेम होने का मतलब है सब लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि कर्व होगा तो फिर डायरेक्शन तो हर जगह सेम होगा किस। इसलिए याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसका इलेक्ट्रिक
लाइन्स ऑफ फोर्स डायग्राम हमेशा गारंटी इक्व डिस्टेंट होगा और पैरेलल होगा। स्ट्रेट लाइन तो हो, पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन तो अपने आप हो जाएगा। इक्व डिस्टेंट और पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स होगा। अब जरा इसमें हम 3 गो पॉइंट ले लिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर हमके यहाँ एक 3 पॉइंट लिए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। चलो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में है। यहाँ ए बी सी। ए पर पोटेंशियल मान ले VA है, बी पर पोटेंशियल मान ले VB है, सी पर पोटेंशियल मान ले VC है ना। तो एग्जाम्पल करके है, तो इसमें VA VB VC में रिलेशन हमको लिखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है तीनों। क्या बता सकते हैं इसमें से कौन बड़ा है? यहाँ पोटेंशियल VA है, यहाँ पोटेंशियल VB है ना। अभी कंसेप्ट पढ़े हैं। यहाँ VA जो है VC के बराबर है और वो VB से बड़ा है। क्या ये समझ में आया? नहीं, अरे भाई अभी पढ़े हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल चेंज नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इधर जाइएगा तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। मतलब जो पोटेंशियल ए पर है वही पोटेंशियल सी पर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। मतलब बी पर जो पोटेंशियल होगा वो ए पर के पोटेंशियल के कम होगा। अरे अभी पढ़े, अभी मिटाए भी नहीं है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। 3 वो पॉइंट लिए हैं ए बी और सी, 3 पॉइंट फिगर में दिखाए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और आपसे पूछा ये गया था कि ए पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, बी पर VB है और सी पर VC है, तो VA और VB VC में रिलेशन बताए। आपको बोलना चाहिए था सर VA VC के बराबर है और VB VA VC से छोटा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल चेंज नहीं करता। ये एग्जाम्पल कॉपी में लिख लीजिए, केवल ये एग्जाम्पल, वो सब नहीं, ये एग्जाम्पल याद रहेगा। ये नोट में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो ये जो है बात समझ में आया कि नहीं? जो अब हम ये क्वेश्चन जो बताए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यही सब सिंपल क्वेश्चन का कंसेप्ट ठीक ठाक रहने पर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। जब छोटा ही क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं रहेगा, बड़ा क्वेश्चन को जी बने। VA VC इक्वल होगा, बट VB जो है VA से छोटा होगा, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। अभी हम लोग ये बात पढ़े हैं, फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। अच्छा, अब जो है ये DV बराबर जो फॉर्मूला पढ़े हैं, अब इसके बाद नहीं लिखेगा, ये सब लिखा हुआ है। DV बराबर फॉर्मूला जो पढ़े हैं, ये इसको अब हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी वेक्टर को इन जनरल 3 कंपोनेंट में हम तोड़ के लिखते हैं। EX इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, EY नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, EZ net electric field along z axis. dr is a vector, dr is also a vector, displacement, a small displacement. इसको भी लिख देते हैं dxi dyj dzk. dx is a small displacement along x axis, dy is a small displacement along y axis, dz a small displacement along z axis. अब ये दोनों इसमें हम
पुट कर देते हैं तो कंपोनेंट के फॉर्म में यही फॉर्मूला कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाए, माइनस EXI EYJ EZK डॉट DXI DYJ एंड DZK। तो DV इक्वल टू आ गया माइनस EX DX, हाँ A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K का फॉर्मूला होता है A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K का फॉर्मूला होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यहाँ हो जाएगा EX DX प्लस EY DY प्लस EZ DZ, माइनस लगा हुआ है सब माइनस में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है। तो dV इक्वल टू आ गया माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ। अगर मान लीजिए कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, माने डिस्प्लेसमेंट जो कर रहे हैं ना चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर तो y और z कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जाइएगा इधर तो केवल इसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट, y कांस्टेंट हो जाएगा, z भी कांस्टेंट। तो अगर y z कांस्टेंट हो जाए, इफ y एंड z आर केप्ट कांस्टेंट्स, इसका मतलब कि y में कोई चेंजिंग नहीं, मतलब dy इज इक्वल टू 0। dy मतलब स्मॉल चेंज इन y, लेकिन y तो कांस्टेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर चल रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, z भी कांस्टेंट। कांस्टेंट के मतलब देयर इज नो चेंज इन y, नो चेंज इन z। dy 0 dz 0। तब क्या हो जाएगा ऐसे केस में, तब ऐसे केस में dv बराबर dy dz 0, तो dv बराबर आएगा माइनस EX DX माइनस EX DX। तो EX इज इक्वल टू माइनस dv बाई, दिस इज, अगर मान ले आपको पोटेंशियल x के फंक्शन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको x के फंक्शन में दिया हुआ है, मतलब x पर डिपेंड कर रहा है, तो आप इस फार्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते, वो आएगा अलोंग x एक्सिस और E बाई EZ 0 हो जाएगा, E बाई EZ नहीं निकलेगा। अगर भी केवल x का फंक्शन है तो E बाई 0 हो जाएगा, क्योंकि y पर डिपेंडेंट कर रहा है, z पर डिपेंडेंट कर। लेकिन अगर सर तीनों पर डिपेंड किया तो, अगर मान लीजिए कि भी x y z तीनों पर डिपेंड कर रहा है, अगर तीनों पर डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों वैल्यू मिलेगा, EX EY और EZ, तीनों निकालेंगे कैसे, यही फार्मूला से बताते हैं कि यही फार्मूला से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फिर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। माने दोनों के बीच में रिलेशन, कोई भी एक दिया हुआ है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एक्स आई, जहां ए कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। अब कहता है टेक द पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है जीरो मानिए, कहां पर 10-20, फाइंड द पोटेंशियल एट द origin, फाइंड द पोटेंशियल एट द origin, पोटेंशियल origin पर निकालना है। इसमें ई ही दिया हुआ है, ही निकालना, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर भी दिया रहेगा ई निकालना है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसी से दोनों काम होगा। अगर भी दिया हुआ है ई निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उल्टा अगर ई दिया रहे भी निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स का फंक्शन है। तो अगर ये जो फॉर्मूला अभी था लिखे थे dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ई एक्स है प्लस में ई वाई नहीं है, ई जेड नहीं है, माने जे का कोफिशिएंट नहीं है, के का कोफिशिएंट नहीं है, केवल आई है। इसका मतलब ई वाई जीरो ई जेड जीरो। अच्छा, तो हो गया डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स, और ई एक्स दिया हुआ है, ये ई एक्स ही है इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ए का वैल्यू 10 है तो 10 रख ही देते हैं, 10 एक्स डी एक्स। चलो ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, बन गया क्वेश्चन। लिमिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 कांस्टेंट बाहर, एक्स जब 0 है, नहीं एक्स जब 10 है, बाई के तो यहाँ जरूरतें नहीं, बाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन बाई की तो यहाँ जरूरतें नहीं है। हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इधर इंटीग्रेशन करना है, इधर भी के रिस्पेक्ट, इधर लिमिट एक्स का लिखाएगा, इधर भी का लिखाएगा। एक्स जब 10 मीटर है, बाई का तो मतलब ही नहीं है, तो वहां पोटेंशियल 0 है। और एक्स जब 0 है माने ऑरिजिन, तो वहां पोटेंशियल क्या है निकालना है, उसको मान लेते हैं भी, यही भी निकालना है। निकालिए, आंसर हो गया। सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। तो ये था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। कभी ऐसा भी रह सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना।
ये तो बन गया ना, कितना है, डीवी का इंटीग्रेशन भी हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट भी, माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 0, ये आ गया भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 10 बाई 2 कांस्टेंट, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा भी इज इक्वल टू कितना आया 500 वोल्ट 500। आंसर 500 वोल्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन बनाइए, इसमें भी दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ एक्स और ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Newton per feet. भी एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी वाई और जेड भी में नहीं है, भी में केवल एक्स है, वाई जेड नहीं, दैट मीन्स ई एक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी एक्स जो केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो एक्स लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ई बराबर ई एक्स से हो जाएगा क्योंकि ई वाई और ई जेड 0, माइनस डी भी का जगह पर 3x स्क्वायर 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया एट x इज इक्वल टू 4 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -6 × 4 -24 न्यूटन पर कूलम आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन रहता है, मतलब भी दिया हुआ था तो डिफरेंशिएट किए तो ई मिला, और अगर ई दिया हुआ था जो पहले बनाए तो इंटीग्रेट किए तो भी मिला। वो तो बात 11 से ही हम ये जानते हैं कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है।
मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर किस ए को डिफरेंशिएट करें बी मिल जाए, तो बी को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ए मिल जाए। यहां देख ली, दोनों आसान आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। लेकिन अगर भी केवल एक्स का फंक्शन नहीं, एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तब ई कैसे निकलेगा? हाँ, अगर भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब इफ भी डिपेंड्स अपॉन, फंक्शन मतलब डिपेंड करना, वो कैलकुलस का स्टाइल है लिखने का, मैथमेटिकल स्टाइल। तो अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड करता हो तो तीनों निकलेगा, ई एक्स भी। अब फार्मूला वही रहेगा, लेकिन डी के जगह पर हम डेल यूज करेंगे, इसको डेल पढ़। भी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सर ये डी के जगह पर डेल लिख दिए, तो ये डिफरेंशिएशन कोई अलग स्टाइल में होगा क्या? नहीं, जैसे तू डिफरेंशिएशन करना जानता है वैसी होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही, नियम कानून भी वही। तो यहाँ पर डेल लिखने का मकसद ये है कि ध्यान में रहे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। डेल सिंबल का नाम है पार्शियल। पार्शियल के मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे, वाई और जेड, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। उसी तरह से बाकी अगर ई वाई निकालेंगे तो भी को हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट्स। और अगर इजेड निकालेंगे तो भी को हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट्स। माने जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको डेल से डिनोट करते हैं। और डिफरेंशिएशन करना वैसे ही है जैसे करना आप जानते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी बताते हैं। सब सिंपल सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है। मान लीजिए कि ये नोट से बना हुआ है, भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई निकालना है एट 235, मान लीजिए क्या होगा। यहां देखिए भी जो है एक्स वाई और जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों मिलेगा हमको। ई एक्स निकालना है ना, तो माइनस डेल वी वाई डेल एक्स। फॉर्मूला भी के जगह पर एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है। और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। या लीजिए वैसे ही किए ना कि कोई दूसरा नियम कानून लगा, नहीं, कोई दूसरा नियम कानून नहीं, बस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेना, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेना। अब बाकी जैसे करना जानते हैं वैसे कीजिए। इसी तरह से आप ई वाई और ई जेड का वैल्यू निकाल, क्या आएगा? ई वाई माइनस डेल भी हो गया डेल वी वाई डेल वाई, इसमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये आ जाएगा एक्स जेड।
उसी तरह से ये निकालिएगा कि आ जाएगा -x/। कितना इजी काम है, वही तरीका है, वही रूल है। बस अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y z को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x z को कांस्टेंट मानेंगे। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको डेल से डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन का रूल फॉर्मूला सब सेम टू सेम रहता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, EXI प्लस EYJ प्लस EZK। EX का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना आया है -YZ, EY -XZ और EZ -XY। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है एट 2, 3, 5। मतलब इसमें जहां जहां भी x है ना, जहां जहां x है उसके जगह पर 2, जहां y है उसके जगह पर 3 और जहां z है उसके जगह पर 5 रख देना। रखने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम x के जगह पर 2 रख दे, y की जगह पर 3 और z की जगह पर 5, 3 × 5 -15i माइनस xz, 2 × 5 10j, xy 6k। ये आंसर हो गया इसका। अगर मैग्नीट्यूड निकाला, ये वेक्टर में फॉर्मूला होता है i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां से अब हमको e का वैल्यू निकल जाएगा 19 आया, ऐसा यूनिट e का न्यूटन पर कूलम आंसर। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें भी केवल xy का फंक्शन है, तीनों का नहीं, 2 ही का, तो और बात 2 ही निकालेंगे, और बढ़िया बात। वो तो सब में एक के बात है, कुछ नहीं अंतर है। इसीलिए सब में एग्जांपल बता दे रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस सब में कोई दम नहीं। अगर भी xy का फंक्शन हो तो फिर ex निकलेगा और ey, ez नहीं, ez 0 हो जाएगा। ex निकालिएगा फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन इसमें y को कांस्टेंट मानेंगे जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। z तो उसमें रहेगा ही नहीं, z तो उसमें रहेगा ही नहीं। केवल xy का फंक्शन अगर है तो ex निकालिएगा तो v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, y को कांस्टेंट मानिए। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x को कांस्टेंट मानिए, हो गया। जैसे मान ले अगर v x² y ऐसा कुछ रहे तो आप ex ey इसका निकालिए, हो गया। ex क्या हो जाएगा, ex y को कांस्टेंट मान लेंगे, x² का 2x, कोई दम नहीं। ey x² को कांस्टेंट मान लेंगे, y का 1, तो सब बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्शियल का मतलब रूल अलग बदला नहीं है, रूल वही है जैसे आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, उसका नियम कानून सब वही है, फॉर्मूला वही है। बस यहाँ पार्शियल का मतलब है कि एक से ज्यादा वेरिएबल है
और जब किसी एक के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी वेरिएबल्स को उस समय कांस्टेंट मानेंगे, इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अच्छा, इसको अब थोड़ा दूसरे स्टाइल से हम बोलते हैं, देखिए इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं। देखिए टू डायमेंशनल है एक्स वाई, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा आपको वाई और ये हो गया एक्स। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए भी है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल भी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल बदलेगा। अब एक्स को चेंज कीजिए, कितना से? थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब डेल एक्स, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये तो दिखा भी नहीं सकते हैं, इसका मतलब तो टेंस टू 0 होता है। हाँ, पर दिखाते हैं, दिखाया नहीं जा सकता है पर दिखाते हैं। तो एक्स को चेंज करना है, वाई को नहीं। इधर जाए, बोलिए सर, इधर चलिए, इधर चलिए। हाँ चले, ठीक, इधर चलेंगे तो वाई चेंज नहीं होगा, देख लीजिए नहीं होगा। कितना से चलना है? थोड़ा सा मतलब डेल एक्स। यहां से जब यहां आप पहुंचे, थोड़ा सा चले इधर, जिससे केवल एक्स चेंज हुआ, वाई नहीं। मतलब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चले, कितना से? डेल एक्स। जब आप यहां से यहां आ गए तो पोटेंशियल तो बदल जाएगा। पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी बदलेगा, इधर जाने पर बदलता है। नॉन यूनिफॉर्म है तो खैर इधर उधर सब जगह जाने पर बदलेगा। अब जैसे देखिए पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, तो ये डिस्टेंस बदलेगा तो बदलेगा। तो इस तरह से अब दो तीन चार्ज रहेगा तो और कुछ दूसरा वैल्यू भी होगा। बहुत बात तरह की बातें हो सकती है। हम इधर गए, किधर? एक्स एक्सिस के पैरेलल, कितना से? डेल एक्स, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किधर? अलोंग एक्स एक्सिस। यहां से यहां जाने पर मान ले पोटेंशियल चेंज हुआ, कितना से? डेल भी। तो थोड़ा सा चले एक्स एक्सिस के लंब, थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज हुआ। थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसी को कहते हैं EX। सीधे ऐसे पढ़ेंगे ना सर, EX बराबर माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, ऐसे कल पढ़ेंगे। EX बराबर क्या होगा? तो इतना लंबा बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल थोड़ा सा चलेंगे, कितना सा? डेल एक्स। तो पोटेंशियल मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हुआ, कितना से? डेल भी। तो ये माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाय थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड EX। इतना काल बोले, हमको इतना बोलना है। क्यों? क्यों छोड़ दो, लेकिन तुमको इतना ही डिटेल से बोलना है। तुमको इतना डिटेल से बोलने में हर्ज किया जाता है? माइनस डेल भी बाई डेल एक्स से बोल देंगे तो क्या दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इतना डिटेल से ही बोलना। अरे समझो बात को। एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा चले, कितना सा? डेल एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल। पोटेंशियल वेरी किया, बदला डेल भी से, तो माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि ऐसे बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन बड़ी लंबा है सर, तो मत बोलना लंबा है, लेकिन ऐसे तुमको बोलना जरूरी है। चलिए बोलना जरूरी है तो बोलने पड़ेगा। इससे मतलब समझ में आता है कि ये वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स।
अच्छा, अब चलो तुम वाई एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, थोड़ा सा, फिर थोड़े से, हाँ थोड़ा मतलब डेल वाई। अब समझ गया क्या बोलना, डेल वाई। समझ गया, ठीक। अब वाई एक्सिस के पैरेलल चलना है थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, डेल वाई, डेल। तो पोटेंशियल वेरी करेगा, फिर इधर जाने पर हो सकता है वेरी करे, सेम भी रह सकता है, नहीं भी वेरी सेम रह गया तो चेंज जीरो, जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर वेरी कर गया डेल भी, तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई इज कॉल्ड ई वाई, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, और उसके बाद ई एक्स ई वाई जब तुम निकालिए दिया, तो उसके बाद कुछ, उसके बाद ई का वैल्यू रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। उसके बाद तो वेक्टर की बात है, पैरेललोग्राम रूल, रिजल्टेंट इधर जाएगा, रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ई वाई, ये एंगल भी निकल जाएगा, डायरेक्शन ई वाई बाई ई एक्स, मैंने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल। ऐसे बोलने में कोई तुमको दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, ये तो उसी को डिटेल से बोल रहे हैं, और अच्छी बात है, ज्यादा सीख रहे हैं, थोड़ा समझ में भी आया कि थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाय थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। तो ये रिलेशन का मतलब ही समझ में आया इन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, तो इसीलिए तो अच्छा है, तो डिटेल से बोलने में तो अच्छी बात है ना। और अगर आप ई एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स बोलते भी हैं, डिटेल से नहीं भी बोलते हैं, पर समझना उसी चाहिए डिटेल से। अच्छा, हाँ, शॉर्टकट नहीं समझना चाहिए, क्या हो रहा है वो समझना हो। जानते हैं एक मैथमेटिक्स है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाई, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर कोई प्लेन में चल रहा है तो दो ही एक्सिस लेना पड़ता है, यहाँ से फिर यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट बदलते रहता है, तो कहते हैं पार्टिकल मोशन में है। लेकिन पार्टिकल का पोजीशन एक तरीके से जो ऐसे बताते हैं, इसको कोऑर्डिनेट में कहते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक और तरीका है किसी पॉइंट का पोजीशन बताने, और तरीका है, हाँ, उसमें एक ओरिजिन माना जाता है, एक रेफरेंस लाइन, बस मान ले वो एक्स एक्सिस है, इसमें दूसरा लाइन मानने की जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, या ओरिजिन मान लीजिए, उसके बाद कहीं पॉइंट है उसको सीधे मिला दीजिए। अच्छा, सीधे मिला दें ओरिजिन से, हाँ, वो आर है मान लीजिए। आई जो रेफरेंस लाइन, एक लाइन बनाए हैं, इनिशियल लाइन इसको बोलेंगे, या रेफरेंस लाइन बोलेंगे। रेफरेंस मतलब यहीं से एंगल मेजर होगा, उसी के रेफरेंस में, कहां से रेफरेंस का मतलब होता है कहां से आप शुरुआत की है। अब कोई बोले कि यहां से रामनगरी का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, कहां से, तो स्टेशन, ओरिजिन स्टेशन पर। कोई बोले 1 किलोमीटर, वो भी सही है, हो सकता है आसियाना मोड़ से नापा हो, ओरिजिन हुआ आसियाना मोड़ लिया। तो जहां से हम कोई चीज का मेजरमेंट करते हैं उसी को रेफरेंस कर, ओरिजिन कर। चलो ठीक है, ये अब इधर से हम इधर गए तो ये एंगल थीटा, ये थीटा है, तो इसका आप कोऑर्डिनेट आर थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, हाँ, ऐसे ऐसे क्या इसका पोजीशन लोकेट नहीं हुआ, गलत जगह चल जाएगा क्या? नहीं, गलत जगह नहीं जाएगा, उसी जगह जाएगा। कोई ऐसे बताया, सुनिए, कोई ऐसे बताया एड्रेस, एड्रेस देखिए, यहाँ पर खड़ा है, उसको यहाँ जाना है, उसका एड्रेस बताया कोई, 3 मीटर सीधा जाना, 4 मीटर लेफ्ट टर्न 90 डिग्री से लेना, वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। कोई दूसरा बोला दूसरा तरीके से,
यहां से सीधे 5 मीटर जाओ, 60 डिग्री 40 या 50 डिग्री एंगल, वो भी वहीं पहुंचेगा कहीं दूसरी जगह पहुंचेगा। नहीं सर 50 डिग्री इधर भी तो नहीं, इधर वाला एंगल निगेटिव होता है। अच्छा हाँ, मैथमेटिक्स याद कीजिए। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। 50 डिग्री बोले तो वो इस लाइन के साथ हम बोल दिए, ये रेफरेंस लाइन है, इसके साथ 5 मीटर और 50 डिग्री जाना है, उसको बोल दिए 5 मीटर 50 डिग्री। समझदार है, अगर पढ़ा लिखा है तो इसी जगह पहुंचेगा, नहीं पढ़ा लिखा है तो कहीं और पहुंचेगा। 5 मीटर डिस्टेंस चलेगा सीधा 50 डिग्री एंगल बना के रेफरेंस लाइन के साथ। क्या ऐसे पोजीशन लोकेट नहीं हुआ? हो गया। तो सर ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता होगा? हाँ होता है ना, लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना रहता है डिटेल। 3D में 3 तरह का होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं केवल एक, XYZ 3D में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और भी होता है हम क्या? हाँ और भी। नामों सुनना बेकार है, क्या दिमाग गर्म करे। हायर कोर्सेस में अरे किसी भी तरह से अगर किसी पॉइंट का पक्का पक्का लोकेशन बता देते तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। कुछ उसमें से एक्सिस लेना पड़ता है, कहीं ऑरिजिन लेना पड़ता है, और उसके साथ एक घड़ी भी अटैच करना पड़ता है। ये सब 11th में बताते थे, लेकिन रिपीट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल प्लेन में चल रहा है तो 2 सिस्टम होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यही ज्यादातर यूज होता है, सब जगह देखते हैं, अभी तक हम ये यूज किए। और ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। बस आप ये समझिए, मैथमेटिक्स में ये पढ़ना रहता है। ये पोलर 2D में है, 3D में नहीं है। 3D में 3 टाइप का होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिक। लेकिन हमको नहीं पढ़ना, इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं। 2D में 2 होता है, कार्टेशियन पोलर। कार्टेशियन में XY से हम पार्टिकल का लोकेशन बताते हैं, पोलर में सीधा डिस्टेंस और एंगल से बताते हैं। लेकिन कोई भी तरीके से आप अगर कोई नया सिस्टम आविष्कार कर दीजिए, बस लोकेशन लेकिन फिक्स हो जाना चाहिए। नहीं कि ऐसा बताए, खाली हम बता दें यहां से 5 मीटर चल जाओ, हो जाएगा फिक्स। वो 5 मीटर इधर भी चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, एंगल नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? इसमें एक रेफरेंस लाइन, एक ऑरिजिन, एक डिस्टेंस और एक एंगल, इतना बताना पड़ेगा, तब एकदम फिक्स जगह पर हो जाएगा, एकदम जहां जाना है वही पहुंचे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उसी को तो कहते हैं जिसके हेल्प से हम किसी पार्टिकल का पोजीशन एकदम सही सही लोकेट कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो अभी अभी जो हम बताए कि अगर भी XY का फंक्शन हो तो उसमें 2 चीज निकलेगा, EX और EY। EX कैसे निकलेगा सर? माइनस डेल वी बाई, ना वैसा नहीं बोलो, हमें इतना एनर्जी खर्च की वैसी बोलने के लिए। अच्छा एक्स एक्सिस के अलाउंग थोड़ा सा चलना है, हाँ पैरेलल। डेल एक्स थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज होगा, तो इसका फॉर्मूला माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे बोलो, हाँ ऐसे बोलो। अच्छा, बाई एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, बाई को कांस्टेंट रखेंगे, आई बाई आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, डेल वाई थोड़ा सा चले, पोटेंशियल चेंज हुआ डेल वी से, देन माइनस डेल वी बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को हम ई वाई बोले। ऐसे ही याद करो 2-3 बार बोलो। अभी चीज तो वही है, लेकिन डिटेल से बोलना है, डिटेल से बोलना। याद हो गया? एक्स निकालना है तो सर एक्स एक्सिस के अलावा पैरेलल चलेंगे, थोड़ा सा डेल एक्स, थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज हो, माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई डिस्प्लेसमेंट
is ex along x axis। वाह, एकदम ऐसी याद करो, ऐसी याद करो, 5 बार तो हम बोल चुके हैं, ऐसी याद करो। अब जरा इस पोलर कोऑर्डिनेट में आते हैं, देखते हैं कितना याद किए हैं आप। अगर भी आर थीटा का फंक्शन होता, सर अगर भी एक्स वाई का फंक्शन था तो एक्स निकला ई वाई निकला, हम कहे हाँ ठीक। अगर भी आर थीटा का फंक्शन है तो आर निकलेगा और ये थीटा निकलेगा। बहुत समझदार। अगर भी एक्स वाई का फंक्शन है तो ई एक्स निकला ई वाई निकला, तो अगर भी आर थीटा का फंक्शन है तो ई आर निकलेगा और ई थीटा निकलेगा। अब ई आर कैसे निकलेगा? हाँ, ई आर कैसे निकलेगा? ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा है ना? हाँ, ये थीटा है, ये आर है, ये ओरिजिन है, ये इनिशियल लाइन है। ऐसी सर्कल बना दिए हैं, लेकिन हमको तो बस एक इनिशियल लाइन है, ओरिजिन है और आर थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ तो बोलिए, क्या बोले? अरे इसको क्या बोले? एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, माने एक्स को चेंज करेंगे, वाई को नहीं। तो वो ऐसी बोलिए ना, यहाँ आर को चेंज करेंगे, थीटा को नहीं। ओ अच्छा, वैसी थोड़ा सा बोला, आर को चेंज। किधर जाए बोलिए? इधर। इधर जाइएगा तो केवल आर बदलेगा, थीटा नहीं बदलेगा। थीटा कैसे बदले? इसी लाइन में चलते रहेगा तो थीटा थोड़े बदलेगा। अच्छा हाँ, एकदम नकल नकल कीजिए अगर अकल है तो। उसको 5-6 बार क्यों बोले थे? आपको नकल करने के लिए। अच्छा, तो आर को थोड़ा सा चेंज किया, आज किए सर? कितना से? आर के लॉन्ग थोड़ा गए, थीटा नहीं चेंज किए। हाँ, कितना से? डेल आर से। ठीक, या यहाँ मान ले नाम रख देते हैं इसका P1 नाम रख देते हैं। चलो PP1 गए, PP1। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। हाँ, उसका नाम क्या होगा? यार सर, यार। इसी में तो आप बोले थे एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका नाम ही एक्स। हाँ, तो आर को थोड़ा सा चेंज किया, डेल आर, उसी को PP1 लिखे हैं। PP1 बराबर डेल आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई आर, इसमें थीटा कांस्टेंट। मान लीजिए यहां से जब यहां गए तो पोटेंशियल कुछ चेंज हुआ होगा। हाँ, मान ले डेल वी से, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर? माइनस डेल वी बाई PP1। एकदम सही, माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, PP1 यहाँ डेल आर है। एगो तो हम बताए, अब इसको आप बताइए, एकदम उसी डिटेल से सोचिए। आपकी क्या कीजिएगा? आपकी ऐसा चलिएगा, यहां से थोड़ा सा चलिएगा, किधर? ऐसा चलिएगा कि आपकी थीटा बदले लेकिन आर नहीं बदले। थोड़ा सा चलिएगा। देखते हैं 6-7 बार बोले हैं, किसको ये बात याद? पहले मन में बोलिए, लिखने उठने की कोई जरूरत नहीं, बोलिए, सोचिए क्या हम बोलेंगे। बोलना सीखे कि नहीं? हाँ सीखे हैं सर। आपकी आर को बदलना नहीं। अरे वाह, वाह, इसमें एक्स बदलना माने आपकी थीटा बदलना, थोड़ा सा पोटेंशियल बदलेगा, थोड़ा सा। तो माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्प्लेसमेंट। याद तो कर लिया है, बताओ, सोचो। देखिए, अगर हम यहां से यहां पहुंच जाएं, यहां से यहां थोड़ा चले, PP2 नाम रख दे। इसमें आर बदला कि नहीं बदला। क्यों? क्योंकि सर्कल में हम चले हैं, थोड़ा सा सर्कल में, P से PP2,
सर्कल में चले हैं तो आर कैसे बदलेगा? यहां से ये डिस्टेंस आर है, ये भी तो आर है ना। हाँ, थीटा बदल गया थोड़ा सा, डेल थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? PP2। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इसका नाम क्या होगा? ई थीटा। हाँ, थीटा बदले हैं तो ई थीटा, आर बदले हैं तो ई आर, एक्स बदले हैं तो ई एक्स, वाई बदले हैं तो ई वाई। अच्छा, और ई थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? मान ले पी से यहां पहुंचे थोड़ा सा, PP2, पी से P2 पर गए तो पोटेंशियल चेंज हो गया, मान ले डेल वी से। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस डेल वी बाई डिस्प्लेसमेंट PP2। हाँ, PP2 माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, माइनस थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये PP2 कितना होगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क PP2 बाई रेडियस। तो PP2 बराबर आर डेल थीटा। और ये ई थीटा का फॉर्मूला हो गया माइनस डेल वी बाई आर डेल थीटा। ये दो फॉर्मूला याद रखना है। कितना सोचता है इसमें सिर्फ डेल थीटा होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेना है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट PP2 लेना है। तो PP2 का वैल्यू निकाले आर डेल थीटा, थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल बाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। जिधर जो गए हैं आप, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आप ये जानते हैं ई आर का डायरेक्शन किधर है? सर रेडियस के लॉन्ग, और ई थीटा का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग। तो ये रेडियस और टेंजेंट आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे 8, 9, 10 क्लास में। ये रेडियस और टेंजेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो पैरेललोग्राम रूल ये हो जाएगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ई बराबर रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। अब मान लीजिए ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर के साथ थीटा एंगल बनाता है। किसके साथ? ई आर के साथ थीटा, नहीं अल्फा। थीटा तो पहले से लिया हुआ है तो कोई एंगल दूसरा नाम रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ये ई थीटा है तो ये भी ई थीटा होगा, तो ई थीटा बाई ई आर, ई थीटा बाई। तो ये बात आप ये चारों फॉर्मूला केवल याद भी रखिएगा तो ये काम चल जाए कि अगर भी आर थीटा का फंक्शन है, भी जैसे मान ले हम आपको दे दें भी बराबर आर स्क्वायर थीटा क्यू, ऐसे दे दें, और अब आपको पूछे कि ई निकालिए, तो आपको दो चीज निकालना हो। एक यहां से ई आर निकालना होगा, ई आर निकालिएगा तो थीटा को कांस्टेंट मानिएगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ई थीटा इस फॉर्मूला से निकालना है, यहाँ भी के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिख दीजिएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर को कांस्टेंट मानिएगा, यहां से ई थीटा निकल जाएगा। और ई आर और ई थीटा जो निकला यहाँ पुट कर दीजिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। और यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो डायरेक्शन निकल जाएगा। तो आपको बस ये 1, 2, 3, 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर भी आर थीटा का फंक्शन हो, अगर भी आर थीटा का फंक्शन हो
तो दो चीज निकलेगा, ई आर, ई आर का डायरेक्शन रेडियल होगा और दूसरा निकलेगा ई थीटा, ई थीटा का डायरेक्शन टेंजेंशियल है। ई आर का फॉर्मूला माइनस डेल वी बाई डेल आर हो, ई थीटा का फॉर्मूला माइनस डेल वी बाई आर डेल थीटा हो। जब ई आर निकालेंगे तो थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब ये थीटा निकालेंगे तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आर को कांस्टेंट रखेंगे और भी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे हम इसका क्या जरूरत है बताएंगे। एक बात पहले बताए थे कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग हो, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग या यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क या यूनिफॉर्मली चार्ज थिन हॉलो स्फीयर या यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट सॉलिड स्फीयर, ये चारों के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलाउंग ही होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण। किसी को याद है क्या आंसर आया था? एक्सिस पर निकाले थे, एक्स डिस्टेंस, टोटल चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाले थे, आया था डी बाई 1 प्लस क्यू एक्स बाई 2 बाई Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आया था। देखिए तो याद आता है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आता है, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। जो इसमें और भी क्वेश्चन बताए थे, कहां पर मैक्सिमम होगा, ये सब क्वेश्चन बताए। तो ये हम निकाले थे यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर निकाले थे, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आप पलट के देख सकते हैं नोट्स को। निकाले थे। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अगर इधर एक्स एक्सिस माने तो केवल एक्स एक्सिस के अलाउंग ही है। यह यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है। और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस मान ले यहां से आर है, आर माने चाहे एक्स माने, जो माने आपके आर मान लेते हैं। टोटल चार्ज क्यू है। ये रिंग ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर। आधा रिंग बोर्ड के आगे, आधा रिंग बोर्ड के पीछे, एक्सिस इसका पड़ जाएगा बोर्ड पर। हमको इस पॉइंट पर भी निकाले, ये तो निकालिए दिए थे, आज भी निकालना। भी तो बड़ा आराम चीज है, क्योंकि वो भी स्केलर है। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए, मान लो इस पर चार्ज है डी क्यू, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण ये डिस्टेंस मान ले जेड बराबर, ये जिसको जेड मान लिए, जेड आ जाएगा, लेकिन ऐसे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चार्ज इस पर मान ले थोड़ा सा डीक्यू है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, डी भी बराबर, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं,
तो बताइए पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R। K टुकड़ा पर चार्ज बाई यहां से इसका डिस्टेंस z। ये तो पोटेंशियल निकला एक एलिमेंट के कारण, थोड़ा सा चार्ज के कारण। हमको तो पूरे सर्कुलर रिंग पर जो चार्ज है पूरे के कारण हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पूरे के कारण। तो इसको अब इंटीग्रेशन करेंगे। ये बड़ा आसान काम है क्योंकि स्केलर है। V इक्वल टू यहाँ पर एलिमेंट जहां भी काटे, यहाँ काटे या यहाँ काटे, कहीं भी काटे, ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, ऐसे है ना। बोर्ड आधा बोर्ड के आगे, आधा बोर्ड के पीछे। जैसे मान लो ऐसे है तो एक्सिस ऐसे, तो कहीं भी एलिमेंट लीजिएगा तो वहां से उसका डिस्टेंस तो ये जेड ही रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं। जेड बराबर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका मतलब कि 1/4πε0 और ये जेड कांस्टेंट है। dq का इंटीग्रेशन, dq dq इंटीग्रेशन में जोड़ना, dq 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 मिला के टोटल चार्ज q हो गया। ये मतलब ये आ गया 1/4πε0 q/z। यह निकल गया। कितना आसान था, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे तो थोड़ा टाइम लगा था। वो वेक्टर है, कंपोनेंट तोड़ना पड़ा था। इसमें तो कोई कंपोनेंट का लफड़ा नहीं है। भी निकल गया यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण। एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लिए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 q/√z का वैल्यू पुट करिए, फार्मूला हो गया, याद रखिए। लेकिन एक बात, हम इस भी के हेल्प से भी यहाँ ई निकाल सकते हैं। भी के हेल्प से भी, हाँ। वो कैसे? अभी जो कुछ देर पहले हम 10-12 बार जो गाना गाए थे वो भुला गए हैं किया? थोड़ा सा इधर चलिए, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा चलेंगे तो पोटेंशियल बदलेगा। आर को वेरी कीजिए, आर को थोड़ा सा चलिए, डेल आर से आर को बढ़ाइए। आर ही तो यहाँ चेंज हो रहा है, और तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। कैपिटल इसमें एक के वेरिएबल है, बड़े मजेदार बात है, एक ही वेरिएबल है। ये तो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। थोड़ा सा अगर इधर उधर जाइएगा तो आर बदलेगा। एक्सिस से पर चलना है। अच्छा, थोड़ा सा चले तब थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज होगा। हाँ चुप बढ़े। ये आर अगर बदलेगा तो भी तो बदलेगा ही, गारंटी बदलेगा। इसका वैल्यू बदलेगा तो बदलेगा। मान आर थोड़ा सा चेंज किया, डेल आर, तो पोटेंशियल चेंज हुआ डेल वी से। तो ई आर बराबर माने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस एक्सिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। अभी तो गाना गाए थे, माइनस डेल वी बाई डेल आर। यहाँ सीधा माइनस डी वी बाई डी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। वो दो एक से ज्यादा वेरिएबल रहता है तो डी के जगह पर हम लोग डेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर डी ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी केवल आर पर ही डिपेंड कर रहा है। थीटा वगैरह कहाँ है इसमें? नहीं। तो आर को थोड़ा सा बदले, डी आर से पोटेंशियल चेंज हुआ डेल वी डी वी से, तो माइनस डी वी बाई डी आर। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए तो जरा, देखिए तो कि यही आंसर जो पहले दूसरे तरीके से निकाले थे ई का वैल्यू, आज रिलेशन से निकाल रहे हैं। पहले भी निकाल लिए और फिर जो आज रिलेशन पढ़े हैं इसके हेल्प से क्या यही आंसर आता है कि नहीं? इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जिसको डिफ्रेंशिएशन करने आता है वो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और देखिए कि यही
जो पहले हम ये दूसरे मेथड से बना चुके हैं, आंसर सेम आता है कि नहीं। बस एक्स की जगह पर आर आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ आर लिखे, एक्स भी लिख सकते थे तो मैंने डीवी बाई डी एक्स लिखा था। और थोड़ा बदल बदल के लिखते हैं, इसलिए एग्जाम में भी थोड़ा बदल बदल के पूछे तो आपको पहले से ट्रेनिंग एकदम पूरा मिला रहे कि कुछ नोटेशन से कुछ होना जाना नहीं है। हम खुद से भी डिनोट कर सकते हैं, खुद से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन हम बदल देते हैं इसलिए, क्योंकि जो भी दिमाग खराब होना चाहिए घर में होना चाहिए, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। एग्जाम में नोटेशन अगर बदल देते तो दिमाग कितना को गर्म हो जाता है, वहां पर गर्म हुआ तो दिक्कत है ना। जो भी दुख तकलीफ झेलना है घर में झेलेंगे, इसलिए एक्स भी हम मान सकते थे। तो देखिए इसमें एक्स के जगह पर आर माने हैं, ये आंसर आता है कि नहीं। जिसको डिफरेंशिएशन करना आता है, डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल, आना तो चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम चाहे जितना भी मेथड से बनाया जाए, आंसर तो सेम होगा। पहले हम ये निकाले थे ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से निकाले थे, ऐसे करके इन कंपोनेंट तोड़ के। और आज निकाले हैं हम, निकालना चाह रहे हैं इसी को रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि भी मालूम हो गया तो ई निकाल सकते हैं, और ई अगर मालूम है तो ई भी निकाल सकते हैं। आज रिलेशन पढ़े हैं, रिश्ता नाता बिटवीन भी एंड ई, रिश्ता नाता बिटवीन भी एंड ई। तो देखिए क्या ये रिलेशन के हिसाब से निकल सकता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करके देखिए लेते हैं। माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी ये आर स्क्वायर पावर आर स्क्वायर, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर चेन रूल। देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं। बस एक्स के जगह पर आर आना चाहिए, क्योंकि एक्स के जगह पर आर लिख दिए हैं। इसका होता है -1/2 n x n - 1 इनटू ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाला को। तो आर के रिस्पेक्ट में, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में आर को वेरी कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बढ़े हैं टी आर से, आर को थोड़ा चेंज किए हैं, कैपिटल आर थोड़ा चेंज हुआ है। रिंग का रेडियस तो वही है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर का 2r, माइनस माइनस प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2r और नीचे 2, ये पावर -3/2, जो नीचे जाएगा तो +3/2 हो जाएगा, 2 कट गया। हाँ वही तो आ गया, तो आने था उसको। हालांकि ये जो पहले बनाए थे क्वेश्चन, ये निकाले थे हम के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से, और आज इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ निकाले हैं हम, पहले भी निकाले और रिलेशन के हिसाब से निकाले। रिलेशन के अनुसार, जो रिलेशन फॉर्मूला पढ़े उसके अनुसार से हम ई निकाले। तो देखिए ये रिलेशन के हिसाब से निकालना बड़ा आसान चीज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए भी स्केलर है, भी पहले आराम से निकल जाता है, भी आराम से नहीं निकला, कोई कंपोनेंट में तोड़ना नहीं पड़ा। फिर जब रिलेशन से ई आराम से निकल गया, इसलिए हम को अगर भी मालूम है तो ई निकाल सकते हैं, ई मालूम है तो भी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन हम लोग फॉर्मूला पढ़े, dv बराबर -E.dr जनरल फॉर्मूला, dv बराबर -E.dr जनरल फॉर्मूला, या dv बराबर -E.dr cos थीटा, -E.dr cos थीटा। ये बात याद रखिएगा कि अगर भी आर थीटा का फंक्शन हो तो ई आर निकलेगा -del_v/del_r, ई थीटा निकलेगा इस फॉर्मूला से, और फिर ई बराबर √√del
ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल अभी नहीं बताए हैं, इसका एग्जाम्पल बाद में बताएं। इसका एक ही जगह जरूरत पड़ता है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, एक ही जगह जरूरत पड़ता है बस, R थीटा वाला। ज्यादातर क्वेश्चन XY वाला ही आता है, जो आपको आराम से समझ में आता है वही क्वेश्चन आता है। ये केवल एक फार्मूला के डेरिवेशन में जरूरत पड़ता है, इसलिए ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन हाँ, समझा दिए हम उसी तरीके से, जैसे EX और EY का फॉर्मूला याद रखते हैं, समझना उसी तरीके से था। समझा दिए। ये जो हम लोग पढ़े ना, dV बराबर माइनस E dr cos थीटा या E डॉट dr, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रिलेशन dV और E के बीच है। ये रिलेशन बिटवीन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये V और E के बीच का रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते तो V और E के बीच भी रिलेशन आ जाता। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, यहाँ ओरिजिन मान लिए, यहाँ से R यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, यहाँ पोटेंशियल V है, और बाहर में इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है। कहीं पर तो ओरिजिन मानेंगे ही, कोई किसी के पॉइंट को लोकेट करने के लिए, वो तो लेने बिना ओरिजिन के, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी भला कैसे बताया जा सकता है? वेक्टर पढ़े होंगे कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट XYZ हो तो उसका पोजीशन वेक्टर XI प्लस YJ प्लस Z के हो। तो जब तक हम ओरिजिन नहीं लेंगे तब तक कोई ओरिजिन लेंगे, X लेंगे, Y एक्सिस लेंगे, Z एक्सिस लेंगे, तभी नहीं किसी पॉइंट का हम लोकेशन बताएंगे या पोजीशन वेक्टर बताएंगे। तो मान लीजिए कि हम ओरिजिन मान लिए, सोर्स चार्ज पर ही ओरिजिन मान लिए, X Y Z एक्सिस यहाँ दिखाए नहीं है, ओरिजिन को सीधे पॉइंट P से मिला दी, उसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर। मान ले वहां पर पोटेंशियल V है और फील्ड के बाहर पोटेंशियल 0 है। तो ये जो dV बराबर क्या है? माइनस E डॉट dr। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, dV मतलब V के रिस्पेक्ट, dr मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट, डिस्प्लेसमेंट की। जब R इंफिनिटी है, इंफिनिटी, वहां पोटेंशियल 0 है, और जब R है, R मतलब पॉइंट P, तो वहां पोटेंशियल V है। बस ये लिमिट रख दी। अब dV का इंटीग्रेशन होता है V, और dr का ये ऐसी रहने दीजिए, क्योंकि जब तक ये माइनस खाली बाहर निकाल सकते हैं आप, इंफिनिटी टू R E डॉट dr। इसमें E बाहर तभी निकाल सकते हैं जब E कांस्टेंट हो, लेकिन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला। अब V माइनस 0 थी तो V हो जाएगा, ये आ गया V इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट dr। I mean this is called relation between electric potential and electric field intensity। ये रिलेशन हो गया बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हालांकि ज्यादा जरूरत इसी का पड़ता है। वो एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है ना तो इसको दो तीन लाइन और आगे बढ़ के यहाँ तक कर देते हैं। इतना करेंगे यहाँ, इतना जैसे जो किए थे उतना तो करना पड़ेगा, ये कैसे आया, उतना के अलावा इतना और आगे बढ़ जाते हैं तो वो कंप्लीट डेरिवेशन कहलाएगा। बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार क्वेश्चन में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम एकदम इजी। एक पॉइंट चार्ज है ना, देयर इज अ पॉइंट चार्ज चार्ज पार्टिकल having charge 2 microcoulomb. Find the value of at 3 meter. Here E is the electric field intensity, and dr is a small distance. इसको बनाइए। कितना जब ये क्वेश्चन देखा ना, देखिए क्या मजा आएगा। जब ये कितना क्वेश्चन देखा, इसका वैल्यू पूछा है, इंफिनिटी से लेके आर तक इंटीग्रेशन करना है, कौन सी करें? छोड़ दिया, छोड़ दिया। जबकि ये इतना आसान क्वेश्चन था कि देखिए, अगर इसी में पूछता ना, there is a charged particle having charge 2 microcoulomb, find the value of V potential at 3 meter, है ना, तो सब बना देता, सब बना देता, कोई नहीं छोड़ता। क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर जानता है। क्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, आर दिया हुआ है 3 मीटर, ये वैल्यू 9 × 10⁹ तो नहीं जानता। लेकिन भी पूछता तब बताता, ये तो ये पूछ दिया ऐसे। अब देखा इतना खतरनाक, ये क्या पूछा भाई, आउट ऑफ सिलेबस, दिमाग गर्म। अरे भी तो पूछा था, देखिए ये भी ही तो है। तो कभी कभी एग्जाम में कितना सोचता है, हमको इंटीग्रेशन क्या मतलब अगर न्यूमेरिकल बनाना है, यही पूछ दिया लो। वो जानता है क्वेश्चन सेट करना, कि तुम डेरिवेशन नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये तो जानेगा नहीं, डेरिवेशन जो करेगा उसको तो याद रहेगा ना कि यही भी होता है। पूछा हुआ है, पहले आईटी पूछा, फिर बाद में फिर और सब एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किया इस क्वेश्चन। जी क्वेश्चन 12th का स्टूडेंट भी बना सकता है। केवल वहां भी पूछ देता तो समझिए दुनिया का आसान क्वेश्चन हो जाता है। इसे पूछ दिया तो लगा कि थोड़ी टफ है, पर ये नहीं पूछ रहा था, ये भी ही न है, देखिए ना, पहचानिए। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। कैसा कैसे? हाँ अच्छा 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 अच्छा, अभी ना वैसा हुआ है कि पहले से था? जस्ट अभी 2-3 हुआ, मिनट से ऐसे। 2-3 मिनट। अच्छा ठीक है, इसको रिपीट कर देंगे, उसकी क्या दिक्कत है, 2-3 मिनट खाली टाइम बता दीजिए, अगले क्लास में इसको रिपीट कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। 1 मिनट।
यहाँ वाला क्यों खत्म है?